साथियों नमस्कार, मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो उस खून का एक एक कतरा इस देश के काम आए और उस काम और उस हमारी ये कह सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है निश्चित रूप से अड़िग है। आंधी तूफान टल सकते हैं लेकिन हमारी क्लास नहीं टल सकती। ये एक तरीके से हमारी जिद भी है, हमारा टारगेट भी है, हमारा लक्ष्य भी है। और साथियों, इसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 लेकर आए हैं और शुरुआत करते हैं आज की कक्षा कार्यक्रम की। तो फटाफट से जुड़ जाइए और सीधे तौर पर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पहला आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। नंबर 1, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो साथियों, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश की अगर हम बात करें तो रूस, जिसका नाम सोवियत संघ, ये पहला देश था जिसने सबसे पहले, यहां पर ध्यान दीजिए, 4 अक्टूबर 1957 को पहला उपग्रह भेजा और उस उपग्रह का नाम क्या था? तो स्पुतनिक नंबर 1। ठीक है, ये पहला उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा गया और रूस दुनिया का पहला वो देश बना। इतिहास ने ये अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आपको पता होगा कि भारत ने भी रूस के ही, ये कह सकता हूं कि स्टेशन से पहली बार उपग्रह लॉन्च किया था। चलिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का मछली पालन से। किससे? मछली पालन से। यहां पर एक शब्द लिखा है दुग्ध उत्पादन, और दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से? श्वेत क्रांति से। और श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो साथियों, श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं वर्गीज कुरियन। फिलहाल इनका संबंध गुजरात से है। ठीक है, गुजरात से था और वर्तमान में दुनिया में नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, तो तिलहन उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से? तो पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति या सरसों से का संबंध तिलहन उत्पादन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से। आपने नाम सुना होगा एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर। तो एपीकल्चर का मधुमक्खी पालन से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था? मैसूर का। ये सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो यहाँ पर जिनेवा में, कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। और एक चीज ध्यान रखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी इसको हम कह सकते हैं WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई? WHO को हुई। यही कारण है कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जिनेवा। एक चीज और ध्यान रखिए, ये रोम शब्द आ रहा है, रोम, विश्व खाद्य संगठन। ठीक है, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो वो कहां पर है साथियों? रोम में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो किसने किया? बलबन ने। बलबन वो शासक था जिसने त्योहार किसका? नौरोज का प्रवर्तन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जैनियों के मृत्यु के बाद कौन सा जैनियों का था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्चुअल में जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो दूसरा प्रमुख इनका जो प्रधान बना, ठीक है, यहाँ पर कौन जैनियों का प्रधान था? ये बीच में क्या मिस प्रिंटिंग, प्रधान था, ये प्रधान था, ये क्वेश्चन है पूरा। तो आपको पता हो जाना चाहिए कौन होगा? सुधर्मन। कौन होगा? सुधर्मन, क्योंकि सुधर्मन ही वो व्यक्ति था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में इनमें प्रमुख था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मानस अभ्यारण्य। देखिए, पहली बात तो ध्यान रखिए कि ये मिस प्रिंटिंग है, अभ्यारण्य लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, ये होता है अभ्यारण्य। दूसरी बात कि मानस अब अभ्यारण्य नहीं है, क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान।
तो एक चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सब है कहां पर, तो असम में। असम के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। असम के अंदर एक कौन सा है, यहां पर राष्ट्रीय उद्यान, और एक तो है मानस और दूसरा कौन सा है, काजीरंगा। देखिए काजीरंगा है एक और दूसरा कौन सा है, मानस है। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और काजीरंगा एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसमें, एक सींग का गैंडा, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है, राइट। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर असम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से। देखिए कई बार क्या होता है कि स्टैटिक से सवाल है, सिंपल सवाल है, पूछे जाते हैं किससे, सतूर से। किससे, सतूर से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर स्क्रीन पर, एसेज शब्द का शब्दावली किस खेल से जुड़ा है। तो देखिए यहां पर चारों ऑप्शन गलत है, मिसप्रिंटिंग कारण। इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट, क्योंकि ये जो एसेज श्रृंखला है, ठीक है, श्रृंखला ये 2 देशों के बीच में होती है। किस किस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट श्रृंखला होती है, तो उसे कहता है एसेज। तो ये मिसप्रिंटिंग था, इसको सही कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय। कौन सी है, सॉरी अरावली। कौन सी है, अरावली। क्या हो जाएगा, अरावली। और हिमालय कैसी है, नवीन है। कैसी है, नवीन है। सतपुड़ा भी कैसी है, नवीन है। लेकिन सतपुड़ा कैसी पर्वत श्रृंखला है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। क्या है, ब्लॉक, या इसको हम क्या कह सकते हैं, भ्रंशोत कह सकते हैं। और हिमालय कैसा है, नवीन वलित। और अरावली कैसी है, प्राचीन वलित है। ठीक है, वलित का मतलब होता है मोड़, घुमावदार। तो अरावली दुनिया की भी सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर अरावली जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या नाम है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, रेड क्लिफ कहलाती है। क्या कहलाती है, रेड क्लिफ। ठीक है, डुरुंड सीमा, मैकमोहन किस किस के बीच में, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, यहां पर डुरुंड सीमा किस किस के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन पहले किस किस के बीच में थी, भारत और अफगानिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए स्क्रीन पर। 13, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों बड़ा गजब का प्रश्न है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में। कहाँ पर है, पेरिस में। ठीक है, तो इसका पेरिस में। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, 1945 में इसकी स्थापना हुई। 16 नवंबर 1945 को किसकी स्थापना हुई, यूनेस्को की। किसकी, यूनेस्को की स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना। और 195 सदस्य राष्ट्र हैं इसके। किसके, यूनेस्को के। ठीक है, 195 सदस्य राष्ट्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 के तहत। कौन, अनुच्छेद 76। तो यहां पर अनुच्छेद 76 में ये लिखा हुआ है कि भारत में महान्यायाधीश होगा। और वर्तमान में कौन है, आर वेंकटरामनी। कौन है, आर वेंकटरामनी। कौन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी। वर्तमान महान्यायवादी। और आज आपको एक बात बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, महान्यायवादी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की किसमें भाग ले लेता है, कार्यवाही में भाग ले लेता है। किसमें लेता है, कार्यवाही में भाग लेता है, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए स्क्रीन पर। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्या बात है, देखिए जनसंख्या में तो हम पहले नंबर पर आ गए हैं हाल ही की रिपोर्ट में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है। मैं गिना देता हूं, पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पर आता है यूएसए, चौथे पर आता है चीन, पांचवें पर आता है ब्राजील, छठे पर आता है ऑस्ट्रेलिया। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सब चीन पहले आएगा, यूएसए। अरे भाई चीन तो चोरों का चोर है, हरामखोर है, क्योंकि चीन के पास में अनधिकृत कब्जा ज्यादा है। और 7वें नंबर पर मेरा भारत है। तो आप समझ गए होंगे दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा कौन है, कनाडा। तीसरा कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। ठीक है, तो आगे का कक्षा कार्यक्रम नेक्स्ट सर लेकर आ रहे हैं। मैं लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
जैसा कि अपन चल रहे हैं सर, पेपर सेट अपन कंप्लीट कर रहे हैं और पेपर सेट में अपन ने अब तक पढ़ लिया है सर 17 पेपर सेट अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। अभी आप पढ़ेंगे सर 18 नंबर वाला। देखिए इसमें जो पहला सवाल आपका दे रखा है वह है आपका सर, फर्स्ट नंबर पे जो सवाल है आपका, देखिए वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो ध्यान रखना आप लोग, अगर आपसे कहा जाए सर कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, इसकी तीव्रता को मापने वाला इकाई पूछ रहा है वो आपसे, यहाँ क्या पूछ रहा है, इकाई, यंत्र नहीं पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है सर वो कौन सा होता है, आपका टेस्ला होता है। कौन सा होता है भैया, टेस्ला। एक और अपन पढ़ते हैं सर, एक चुंबकीय फ्लक्स के संबंधित आता है, उसको अपन बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं, वेबर। अगला सुनिए आप लोग, अगला आता है सर आपका पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या होता है सर, जो उच्च तापमान को मापता है। उच्च तापमान का मतलब क्या होता है सर, कि जो उच्च ताप को मापने वाला होता है कौन सा होता है सर, आपका पायरोमीटर होता है। अगला देखिए आप लोग, अगर आपसे पूछे सर कि बताइए फल है एक पका हुआ क्या है। तो देखो फल जो होता है ना, यदि आपसे कहा जाए कि पादप जो होते हैं ना आपके, पादपों में जो नर जननांग होता है, नर जो जननांग होता है वो नर जननांग कौन सा होता है भैया, आपका पुकेसर होता है। और जो आपका अंडा वो होता है ना आपका परागकोश, इसमें क्या पाए जाते हैं सर, परागकण पाए जाते हैं। और आपको याद रखना है कि सर एक होता है आपका कौन सा, कि एक अपन बोलते हैं स्त्री केसर, और स्त्री केसर जो होता है सर उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। तो आपको याद रखना है मादाओं में जो नर जननांग होता है पादपों के अंतर्गत वो तो स्त्री केसर या वर्तिकाग्र होता है। नर में कौन सा होता है, पुकेसर होता है। और किस में पाए जाते हैं, परागकण, परागकोश में। तो आप ध्यान रखना फल जो होता है सर एक पका हुआ क्या होता है, अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय। अगला देखिए आप लोग, विटामिन सी की सबसे अधिक पाया जाता है। देखो आपको याद रखना है सर विटामिन सी जो होता है, विटामिन जो सी है आपका, विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो होता है सर आपका आंवला। और अगर आंवला नहीं आएगा पेपर में तो दूसरा कौन सा आएगा सर, आपका कच्चा आंवला। एक कच्चा आंवला आता है और एक कौन सा आता है सर, आपका आंवला आता है। यदि आपसे बोले सर कि सबसे ज्यादा खट्टा कौन सा है, तो कच्चा आंवला होता है खट्टा। तो आपको याद रखना है सर कि विटामिन सी जो होता है ये सबसे अधिक किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। और ये नींबू में मिलता है। लेकिन यदि सारे के सारे टमाटर आ गया, नींबू आ गया, आंवला आ गया, तीनों ही खट्टे होते हैं, अमरूद भी खट्टा होता है, लेकिन सबसे अधिक कौन सा होता है सर, आपका आंवला होता है। और सुनो आप लोग, जो रोग होता है इसकी कमी से, जो रोग है आपका उसका नाम क्या होता है भैया, स्कर्वी होता है। कौन सा होता है, स्कर्वी। तो ये ध्यान रखना आप लोग, आंवले में मिलती है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है सर एनोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती है। देखो आपको ध्यान रखना है सर एनोड किरणें जो होती हैं आपकी, आपको ध्यान रखना है सर किसकी बनी होती है, प्रोटॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटॉन की। प्रोटॉन में कौन सा आवेश मिलता है आपका, धनावेश मिलता है। अगला देखिए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका, प्रोटॉन। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है। देखिए जो टमाटर होता है आपका, यदि आपसे कहा जाए सर टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो आप ये याद रखना सर लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन के कारण। तो लाइकोपिन जो होता है, लाइकोपिन के कारण क्या होता है सर, आपका जो टमाटर होता है इसका रंग कैसा होता है भैया, आपका लाल होता है। एक और ध्यान रखना आप लोग, एक होता है सर हल्दी का रंग। तो देखो हल्दी का जो पीला रंग होता है उसका जो कारण आता है हल्दी के पीले रंग का, वो कौन सा होता है सर, आपका कुरकुमिन होता है। कुरकुमिन होता है। तो आपको याद रखना सर कि कुरकुमिन के कारण क्या होता है सर, हल्दी पीली होती है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर, 4th नंबर वाला। अच्छा इसमें लिखा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो होता है इसके कारण क्या होता है सर, आपकी पत्ती हरी होती है। पत्ती का जो रंग होता है यदि वो हरा पूछे आपसे, तो हरा जो होता है उसका कारण क्या होता है सर, आपका क्लोरोफिल होता है। अगला देखिए आप लोग, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट प्रति घंटा किसका मात्रक होता है। तो आपको ध्यान रखना है सर कि किलोवाट प्रति घंटा जो होता है सर ये किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। और सुनिए आप लोग, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है सर वो कौन सा होता है, आपका एम्पियर होता है। कौन सा होता है, एम्पियर। ऊर्जा का मात्रक कौन सा होता है सर, जूल होता है। और सर विद्युत आवेश का क्या होता है सर, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। तो विद्युत आवेश का कूलाम, ऊर्जा का कौन सा है, जूल, और विद्युत धारा का कौन सा होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है सर, किलोवाट प्रति घंटा। तो आपको याद रखना है सर कि शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का। अगला देखिए, एक चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। देखो जो आपका प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध को अपन कैसे नोट करते हैं सर, आर से करते हैं। किससे, आर से। आप ध्यान रखना प्रतिरोध जो होता है सर वो लेंथ के कैसा होता है, समानुपाती होता है। मतलब यदि किसी तार की लंबाई बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है सर, बढ़ जाता है। तो इसलिए जो आपका कनेक्शन होता है ना, छोटे छोटे तारों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना आप लोग, यदि अपन किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है सर, बढ़ जाता है। अगला देखिए, उभयचर जंतु कैसे श्वसन करते हैं। देखो यहाँ पर बात कर रहा है सर वो उभयचर की। तो उभयचर का मतलब क्या होता है कि जो जल में भी रह सकते हैं, जलचर, और जो थल पे रह सकते हैं वो कैसे होते हैं, आपके थलचर।
ऐसे जीव जो दोनों जगह रह सकते हैं वो कैसे होते हैं, आपके उभयचर होते हैं। और आप लोग ध्यान रखना सर, ये किसका प्रयोग करते हैं, फेफड़ों का प्रयोग करते हैं, और साथ साथ में किसका प्रयोग करते हैं सर, गिल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको मेनली याद रखना है सर कि जो उभयचर जंतु, जैसे आपका हो गया सर मेंढक हो गया, एक कौन सा हो गया, कछुआ हो गया, तो ये सारे के सारे जो श्वसन क्रिया करते हैं दोनों से करते हैं, फेफड़ों से और किससे, गिल से। तो करेक्ट आंसर कौन सा इसमें, 3rd नंबर। अगला देखिए, मानव हृदय में होते हैं। तो देखो भैया, मानव का जो हार्ट होता है, मानव जो हृदय होता है आपका, मानव हृदय जो होता है सर वो कितने कक्षीय होता है आपका, 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षीय। इसको अपन क्या बोलते हैं सर, कोष्ठीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोष्ठीय। तो मेनली ध्यान रखना आप लोग कि मानव का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है भैया, 4 कक्षीय होता है। और जैसे पढ़ते हैं अपन लोग, तो एक तो होता है सर दायां आलिंद होता है, और जो दायां आलिंद होता है आपका वो तो किससे बड़ा होता है भैया, आपके बाएं आलिंद से बड़ा होता है। बाएं आलिंद से कैसा होता है सर, बड़ा होता है। एक होता है सर आपका दाएं आलिंद से बड़ा होता है, बाएं आलिंद से, एक सेकंड, बाएं आलिंद से बड़ा होता है। और एक ध्यान रखना आप लोग, जो आपका दायां निलय होता है, दायां जो निलय होता है सर वो किससे छोटा होता है सर, आपके बायां निलय से। तो आपको ये ध्यान रखना है सर कि हृदय कितने का पार्ट होते हैं सर, 4 होते हैं, और ये चारों के क्या है सर, आपके नाम है। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका वो आता है, छड़ चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व का मान कितना होता है। देखो, जो आपकी छड़ चुंबक होती है उसमें 2 सिरे होते हैं, एक तो कौन सा सिरा होता है सर, एन होता है, और एक कौन सा होता है आपका, एस होता है। ध्यान रखना, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं आपकी वो इस प्रकार से गति करती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो चुंबकीय रेखाएं क्या करेंगी सर, लगातार गति करती हैं। और आपको ये याद रखना है सर कि जो मध्य वाला मान होता है, बीच वाला, इसमें न्यूनतम होता है। कितना होता है, न्यूनतम। तो ये याद रखना आप लोग कि जो आपको चुंबकीय बल मिलता है ना, उस सिरों पर ज्यादा मिलता है। किस मिलता है, सिरों पे। तो एक तो एस का मतलब क्या है सर, साउथ है, और इसमें एन का मतलब क्या होता है सर, नॉर्थ है। क्या है, नॉर्थ। तो आपको क्या करना है सर, न्यूनतम करना है, मध्य के अंतर्गत। अगला देखिए, पदार्थ की प्रमुख अवस्था कौन कौन सी होती है। तो देखो यहाँ बात कर रहा है सर वो पदार्थ की, सब्सटेंस, पदार्थ। तो देखो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है ना सर, कुल तो कितनी होती है आपकी, कुल अवस्था होती है आपकी 5। मुख्य अवस्था पूछे तो मुख्य कितनी होती है सर, आपकी 3 होती है। जैसे मैं बात करूँ आपसे, पहली आती है आपकी ठोस, दूसरी जो आती है सर उसको अपन बोलते हैं द्रव, और तीसरी कौन सी होती है आपकी, गैस। 4th नंबर पे जो आती है सर उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा, और उसके बाद जो 5वें नंबर पे आती है उसको अपन बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कॉन्टेसेंट, बॉस आइंस्टीन कॉन्टेसेंट। तो आप लोग ये याद रखना सर कि जो आपका पदार्थ होता है उसकी जो अवस्थाओं के नाम होते हैं वो कितने होते हैं भैया, 5 होते हैं। तो प्लाज्मा, एक बॉस आइंस्टीन कॉन्टेसेंट, एक गैस, एक द्रव, और एक कौन सा, ठोस। तो मुख्य अवस्था बोले आपसे, प्रमुख अवस्था, तो प्रमुख तो कितनी होती, 3 ही होती। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इसका सर, उपरोक्त सभी, ठोस, गैस और द्रव। अगला देखिए, ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, आपको याद रखना है सर कि ताप जो होता है, ताप का जो मात्रक होता है सर वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। देखो, एक तो आता है सर कार्य, एक आता है सर आपका ऊर्जा, और एक कौन सा आता है भैया आपका ऊष्मा। इन तीनों का जो मात्रक होता है सर वो क्या होता है आपका, किलो जूल होता है। क्या होता है, किलो जूल। तो देखिए ताप का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है भैया आपका, जूल होता है। ऊर्जा का क्या होता है सर, इसका भी जूल होता है। और सर वाट का क्या होता है सर, शक्ति, वो वाट का होता है सर आपका, किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। और सर केल्विन किसका होता है, तापमान का होता है। ठीक है जी, किसका होता है, तापमान का। लेकिन यहाँ पर ताप की जो बात कर रहे हैं, ताप का अर्थ है यहाँ पर ऊष्मा, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है भैया, जूल होता है। अगला देखिए आप लोग, ओम के नियम से कौन सा समीकरण संबंधित है। देखो ओम का नियम क्या है सर, कि जो ओम का नियम है ना, ये डायरेक्ट आएगा पेपर में छपा हुआ, तो आपको ऐसे कैसे किसको करके आना है। क्या होता है सर, B बराबर आई आर, ये किसका नियम होता है भैया, ओम का नियम। देखो B बराबर यहाँ पर क्या है सर आपका, वोल्टेज। I बराबर क्या है यहाँ पर सर, विद्युत धारा, यहाँ पर विद्युत धारा है आपकी। और सर R बराबर क्या होता है यहाँ पर, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। तो ये याद रखना आप लोग कि जो इसका सूत्र होता है वो कौन सा होता है सर, 3rd नंबर वाला। अगला देखिए, मेंडल मूलतः किस विषय के विषय वैज्ञानिक थे या विषय विशेषज्ञ थे। देखो दर्शन शास्त्र बिल्कुल नहीं थे, कोई मतलब नहीं है। समाजशास्त्र बिल्कुल नहीं थे। मनोवैज्ञानिक बिल्कुल नहीं थे। कैसे थे सर, वनस्पति वैज्ञानिक। ध्यान रखना आप लोग, जो आपके मेंडल हैं, मेंडल जो है सर इनको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो ये याद रखना आप लोग सर कि आपके जो मेंडल हैं इनको आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। और यदि आपसे कहा जाए सर इन्होंने किस पे प्रयोग किया, तो मटर पे किया। और मटर में कितने लक्षण लिए थे इन्होंने, 7 द्विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग किया था। तो आपसे ये कहा जाए सर बताइए आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो मेंडल हैं, इन्होंने आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। मटर का पौधा काम में लिया था, और मटर के पौधे में कितने लक्षण लिए थे इन्होंने, 7 लक्षण लिए थे। तो आपका जो मेंडल होता है वो वनस्पति विज्ञानी है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, समाजशास्त्री नहीं है, और आपका दर्शन शास्त्री बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखिए आप लोग,
वायु में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? देखो आप लोग, जो आपका वायुमंडल होता है, वायुमंडल जो है सर, इसमें जो गैसें होती हैं आपकी, पहले जो आती है सर उसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो होती है कितने परसेंट होती है आपकी? 78% होती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है सर आपकी? ऑक्सीजन जो होती है वो होती है सर आपकी 21% होती है। और जो आपकी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 0.03% होती है। और जो आपकी आर्गन गैस होती है वो होती है सर 0.93% होती है। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो वायुमंडल होता है उसमें जो नाइट्रोजन होती है आपकी 78% होती है। और देखो यहाँ पर CO2 की मात्रा ये वाली, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी ये वाली, ये किसकी मात्रा होगी सर? आपके ऑक्सीजन की मात्रा हो गई। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि हमारे वायुमंडल नाइट्रोजन की कितनी है, तो नाइट्रोजन कितनी होती है भैया? आपके 78% होती है। ठीक है भैया, तो ये कौन सा पेपर सेट है सर आपका? 18 नंबर वाला। अभी अपन 18 नंबर सॉल्व किया है, तो आप कमेंट करो अच्छी वाली, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद। लाडलो नमस्कार। 50 पेपर सेट की अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें पेपर सेट है 18 नंबर, मैथ का 31 नंबर प्रश्न है। चतुर्भुज की चारों कोणों का योग प्रश्न है अपना, चतुर्भुज की चारों कोणों का योग। तो जो चतुर्भुज होता है उसमें चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की चाल। देखो, रेलगाड़ी की चाल होती है, चाल का सूत्र होता है अपना दूरी बटा समय। जब कोई गाड़ी किसी खंभे को, किसी सिग्नल पोल को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो दूरी के रूप में गाड़ी की दूरी काम में लेते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी की दूरी है 140 मीटर, समय ले रही है 12 सेकंड। जो चाल के ऑप्शन दिए गए हैं वो अपने दिए गए हैं किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से चाल आपकी आएगी मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या करेंगे? गुणा। तो यहीं अपन 18/5 से कर देंगे इसको गुणा। 5, 6 से काट दो 2 बार, 3 बार, 2 से कट गया ये 70, 70 5 से कटेगा 14, 14 तिये 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई आपकी रेलगाड़ी की। ठीक है, अगला प्रश्न, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, एवरेज पूछा है। 1 से 100 तक की संख्याओं का, तो मैंने बताया था जब अंतर समान हो या फिर क्रमागत अंतर समान हो तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है। इसमें पहली संख्या अपनी 1 है, लास्ट वाली संख्या 100 है, जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। 101 में 2 का भाग देंगे, ये अपना आएगा 50.50। तो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत आया एवरेज अपना 50.50। अंतर समान हो तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या जोड़ के 2 का भाग दे दो। अगला, एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर, ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, और खरीद कर 360 रुपये में बेच देता है, ये विक्रय मूल्य है, एसपी सेलिंग प्राइस। तो बताओ दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखो, हानि सीधी सीधी दिख रही है, 400 में खरीद रहा है और 360 में बेच रहा है। हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पे हानि होगी आपकी 40 रुपये की। हानि प्रतिशत, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 400 से कट गई ये 40, 400 से कटेगा ये 10, बचेगा 0। यहाँ पे 0 से 0, तो 10% की यहाँ पे क्या हुई? हानि। देखो, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकला है। किसको निकलेगा? हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। किस पे निकलता है? हमेशा क्रय मूल्य पे। अगला प्रश्न, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या शुरुआत होती है 0 से और प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। पूर्ण संख्या का सूत्र है योग निकालने का n कोष्टक n-1/2। तो 10 नंबर है आपके पास, n-1/2, 10 गुणा 9/2, 2 से कट गया ये 5 बार, 9 पंजू 45। ठीक है, तो पहले 10 पूर्ण संख्याओं का योग आएगा 45। यदि यहाँ से आपका प्राकृत का पूछ लेता तो n कोष्टक n+1, प्राकृत में क्या करते अपन? n+1।
अगला 4:15 समानुपात 12:x में x का मान, समानुपात वाला प्रश्न है अपना। 4:15 समानुपात 12:x, ये आपके आंतरिक पद हो गए, ये आपके बाह्य पद है। बाह्य पदों का गुना आंतरिक पदों के गुना के बराबर होना चाहिए। ये यहाँ पे आपका 4x हो जाएगा, ये 15 गुणा 12, x का मान चाहिए 15 गुणा 12, पक्षांतर करेंगे 4 को भाग में चला जाएगा, यहाँ पे गुणा में 4 से कट गया 3 बार, 15 तिये 45, x का मान आ गया अपने कितना 45। अगला प्रश्न 21, 23, 25, 27 का औसत एवरेज पूछा है। यहाँ भी देखो अंतर सामान्य, सब में 2 2 का अंतर है, क्रमागत संख्या है। तो जब अंतर समान हो पहली संख्या और लास्ट की संख्या, अभी बताया था मैंने आपको, पहली संख्या 21 है, लास्ट की संख्या है 27, में 2 का भाग देंगे जोड़कर, 21 और 27 हो गया आपका 48, 48 में 2 का भाग दिया, यह आ गया आपका 24। तो 21, 23, 25 और 27 का एवरेज आपका आया कितना 24। अगला 4:9 का मध्यानुपाती, 4:9 का मध्यानुपाती, देखो 4:x समानुपात x अनुपात 9, ये आपके आंतरिक पद और ये आपके बाह्य पद। यहाँ से आपका x स्क्वायर 9 चौक 36, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36 आएगा, x स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा, बराबर में एक स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, x का मान कितना आया 6। 4 और 9 का मध्यानुपाती है वो कितना आएगा 6। अगला प्रश्न 2197 का घनमूल, तो 2197 का घनमूल होएगा आपका 13। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। अगला प्रश्न है 30:15 का महत्तम समापत्य HCF, हाई कॉमन फैक्टर। तो 30 के टुकड़े करो, 2 से डिवाइड किया, 15, 15 में 3 का जाएगा, 5, 5 में 5 का जाएगा। अगला है 45, 2 का नहीं जा रहा, 3 का 2, 15 फिर 3 का 2, 5, 5 का दिया 1। देखो इसमें कॉमन देखो 3 है और उसके बाद 5 है, तो 3 गुना 5 15। महत्तम समापत्य HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। तो 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 15 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। छोटी संख्या मिल जाएंगी आपकी, तो इसका HCF आएगा कितना 15। अगला प्रश्न, कितने समय में 450 रुपये 5% साधन ब्याज की दर से 540 रुपये हो जाएंगे। यह आपका है मूलधन, क्या है, और ये है आपका मिश्रधन, ये आपकी दे रखी है दर। ठीक है, ब्याज निकल के आएगा, ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। 540 में से 450 आपने घटाया तो आ गया आपका 90 रुपये ब्याज। ठीक, अब आपको दर निकालनी है, दर दे रखी, समय निकालना। समय का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज, मूलधन गुणा दर। 100 गुणा ब्याज, ब्याज अभी निकाला था 90 रुपये, मूलधन 450 है, दर है आपकी 5%। देखो 0 से 0, 9 से कट गया ये 5 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 5 से 20 कट गया कितना आपका 4 बार, तो आपका समय कितना आ गया 4 वर्ष। सूत्र के हिसाब से हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 42 नंबर, 64, 72, 96, 112 का लघु चौथ समापत्ति मतलब LCM, लो कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक, देखो 64 है, 72 है, 96, 112, 2 से डिवाइड करेंगे सभी को, 32, 36, 48, 56, 2 से 16, 18, 24 और 28, फिर 2 से किया 8, 9, 12, 14, 2 से किया 4, 9, 6, 7, 2 से किया 2, 9, 3, 7, 2 से किया 1, 9, 3, 7, अब 3 से किया 1, 3, 1, 7, 3 से किया 1, 1, 1, 7, फिर 7 से करेंगे 1, 1, 1, 1,
भाग देना है आपको जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। अभी जो संख्या है आपके पास, इनको करना है गुणा। 7 या 21, 21 या 63, 63 गुणा 2, 126, 126 गुणा 2, 252, 252 गुणा 2, 408, 408 गुणा 2, 816, 816 गुणा 2, 1632, 1632 गुणा 2, 4064। गुणा गलत आ रहा है अपना, देखो 7 गुणा 3 21, 21 63, 63 दूनी 126, 126 गुण 252, 252 को 2 से गुणा करेंगे 504, 504 को 2 से किया 1004, 504 को 2 से करेंगे 1008, 1008 को 2 से किया 2016, 2016 को 2 से गुणा किया 4032। तो इसका एलसीएम है जो आपका आएगा कितना, 4032। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6, 3 गुणा 3 गुणा 7, इनको आपस में गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 4032। ये आपका आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न है अपना, किसी स्कूल में 55% लड़कों की परसेंट दे रखी है 55 तथा 675 लड़कियां हैं। देखो 100% है, 55 आपके लड़के हैं, 55% बॉयज हैं, तो आपका बचा जो 45% वो है गर्ल्स। 45% जो गर्ल्स है, गर्ल्स की संख्या दे रखी है 45% बराबर 675। 1% की वैल्यू आएगी 675 बटा 45। तो लड़कों की संख्या पूछिए, लड़कों का परसेंटेज है आपका 55। यहाँ पे 55% की वैल्यू निकालनी है, 675 बटा 45 इंटू 55। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की पूछता तो यहाँ पे अपन 100% की वैल्यू निकालते, किसकी 100। तो 11 कट गया 5 से और ये कट गया 9। ठीक, 9 7 नाम 63, 9 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, बचा कितना 4, 9 पंजू 45। 75 गुणा 11 करेंगे 75, यहाँ भी 75, 5 2 और 7 और एक हो जाएगा 8। लड़कों की संख्या आएगी आपकी 825। यहाँ पे लड़कों की संख्या आ जाएगी कितनी, 825। जिसका पूछ रहा है उसका परसेंट काम में लो। अगला है 1045। तो 1045 का मान होता है 1। ये सारणी आप याद कर लेना, इसके मान पूछ सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, दो संख्याओं को परस्पर काटने पर उसमें 3 कोणों का योग बनता है 300 डिग्री। 300 डिग्री योग होता है तीन कोणों का। तो बताओ चौथे कोण। देखो ये 2 संख्या है, मान लो 2 संख्या लाइन है, संख्या रेखाएं, सॉरी 2 रेखाओं को। तो ये 2 रेखा आपस में काट रही है, तो जो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कोण होगा 360 डिग्री। यहाँ पे 3 कोणों का तो दे रखा है योग 300, चौथा कोण निकालना है, यहाँ पे 300 घटा देंगे तो चौथा जो कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 60 डिग्री का। ठीक, अगला प्रश्न है रीजनिंग का, यदि PALE, P को लिख रखा है 21 34 2134, अर्थ को लिख रखा है 41 590, तो PEA, P देखो P है 2 पे, E 4 पे, A 1 पे, R है जो आपका है 5 पे, L है जो आपका है 3 पे। 24 153, यह आपका आ गया 24 153। संख्याओं का जो अल्फाबेट है उनका नंबर दे रखा है। किसी को जैसे P को 2 मान रखा है, उसी हिसाब से A को 1 मान रखा है, L को 3, E को 4, ऐसे ही नंबर दे रखा है। अगला है अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी। ये आपका ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध बोलते हैं जिसको। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण है
जो किसी लड़की के बारे में बोल रहा है, तो कह रहा है यह मेरी माँ, माँ ऊपर आएगी, यह मेरी माँ के पोते की पत्नी, माँ है, माँ के पोते, तो अरुण का बेटा हो गया, जो पोता आएगा माँ का, की पत्नी है, तो ये लड़की हो गई, इसकी क्या होगी, वाइफ हो गई। ठीक है, तो ये अरुण, ये बेटे की क्या होगी, वाइफ, अरुण की। तो बताओ अरुण का उस लड़की से क्या रिश्ता है, जो अरुण है ये बेटे की बहू है, तो ये लगेगा अरुण उसका ससुर, क्या लगेगा, ससुर। ठीक, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 1, 9, 25, 49, ये वर्ग संख्याएं हैं। 1 का वर्ग दे रखा है, फिर 3 का वर्ग दे रखा है, फिर 5 का वर्ग देख रहा है, फिर 7 का वर्ग, मतलब कि ये विषम संख्याओं का वर्ग दे रखा है। 7 के वर्ग के बाद विषम संख्या आएगी 9, तो 9 का वर्ग होएगा अपना 81, कितना होएगा, 81। ठीक, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरें। 39, 41, 43, 45, 2 का अंतर है सब में, +2 हो रहा है, 45 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 47। अगला प्रश्न है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व उत्तर दिशा संबंधी वाला प्रश्न है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ, देखो 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ गया, ठीक, पूर्व दिशा की तरफ चलता है और फिर वह दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ता है और 5, तो दक्षिण नीचे आ जाएगा, यहाँ से वो 5 किलोमीटर चल गया, चलता है, फिर वह पूर्व की तरफ मुड़ता है, फिर पूर्व दिशा की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और बाद में वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर, उत्तर आ गया, ये 9 किलोमीटर चला। वह आदमी अपने शुरुआत के चिन्ह से कितनी दूर है, देखो शुरू वाले चिन्ह से, यहाँ से, अब यहाँ से जो ये दूरी है, नीचे 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी बन गई, 2 ये है, 1 ये है, 3 किलोमीटर, कितनी बन गई, 3। अब भी यहाँ 5 है तो यहाँ से ये 5 खत्म कर दो, 9 में से 5 खत्म किया, ये कितनी बन गई, 4। अब ये दूरी पूछा है, कितनी, ये दूरी, तो ये आपसे कर्ण पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, ये आपका आधार है और ये लंब है, आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके अंडरूट निकालना आपको। 9 + 16, 9 + 16 25 होता है, 25 अंडरूट होता है कितना, 5, तो वो कितने किलोमीटर दूर है, प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूर है। लाड लो, ये अपना पेपर सेट हो गया 18, ऐसे ही 50 पेपर सेट डलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।